प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार यह भरोसा देते रहे हैं कि उनकी सरकार गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। इसी सोच के तहत प्रदेश में 108 जीवनदायिनी एम्बुलेंस और शव वाहन जैसी सेवाएं शुरू की गई थीं, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज या शव ले जाने में अधिक मजबूरी का शिकार ना हो। लेकिन संजय गांधी हॉस्पिटल से सामने आई तस्वीरें इन सरकारी योजनाओं और नियत पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां रोज हजारों गरीब मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहां अस्पताल परिसर के भीतर ही प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों का कार्यालय खोल दिया गया है। अस्पताल में पर्चियां काटी जा रही हैं, रेट लिस्ट टांगी जा रही है और मरीजों की मजबूरी को पैसों में तोला जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि जब सरकार गरीबों को मुफ्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करा रही है, तो अस्पताल के भीतर प्राइवेट एम्बुलेंस को दफ्तर देने की आवश्यकता किसे और क्यों पड़ी? अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है। नोडल अधिकारी डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी का कहना है कि यह कार्यालय किसी एक विभाग का नहीं, बल्कि अस्पताल प्रबंधन, थाना पुलिस, आरटीओ विभाग और जिला प्रशासन की सहमति से बनाया गया है। वहीं संजय गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा का कहना है कि यह निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल की जानकारी और अनुमति से लिया गया है। वहीं समाज सेवी और अधिवक्ता इस कदम को गरीब मरीजों की मजबूरी का शोषण बता रहे हैं। उनका कहना है कि गरीब जो अपना सब कुछ बेचकर इलाज कराने आते हैं, उनकी जेब पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस योजना को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने गरीबों की मदद के लिए शुरू किया, क्या उसी योजना के खिलाफ अस्पताल परिसर में इस तरह का प्राइवेट कारोबार खड़ा करना सही है? मामला फिलहाल गर्मा गया है और सबकी नजर जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग पर टिकी हुई है कि वे इस पूरे मामले में क्या कदम उठाते हैं। जनता अब साफ साफ पूछ रही है कि क्या गरीबों की मदद के नाम पर अस्पताल को कारोबार का अड्डा बना दिया गया है, और क्या सरकार की योजनाओं को इसी तरह जमीन पर पलीता लगाया जाएगा? इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एक्ट अधिनियम जो बने हैं, उसमें कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है, ऐसा शासन के पास रेगुलेशन नहीं है, परंतु ऐसी व्यवस्था संचालित करने के लिए डीन और अधीक्षक महोदय और कोऑर्डिनेटर जो वहाँ समन्वयक, जिनको आप वहाँ अथॉरिटी त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं, ये टीमें अलग से कोई योजना बना के व्यवस्था का संचालन करने के लिए या संजय गांधी स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्था को संचालित करने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाए हो, तो पृथक से व्यवस्था उनकी समिति, उनकी जो काउंसिल है, जो बैठकें होती हैं, तो वो बनाए हैं, तो अलग विषय है। परंतु जो रीवा ज़िले में स्वास्थ्य महकमे में संजय गांधी में एम्बुलेंस को लेकर व्यवस्थाएं संचालित हैं, वो पूरा समूचा रीवा और विंध्य देख रहा है। आपने भी देखा होगा कि एक रामपुर बघलान की एक महिला आई थी, जिनके परिवारजनों के साथ कोई पीड़ा या कोई समस्याएं हो गई थी। वो पूरे मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि एम्बुलेंस जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की गई हैं, तो यहाँ एम्बुलेंस के लिए जितनी टैक्सियाँ हैं, जो वाहन खड़े रहते हैं, वो प्राइवेट वाहन ही खड़े रहते हैं। तो जब प्राइवेट वाहन पहले से कैच कर लेते हैं लोगों को, और गवर्नमेंट वाहन आखिर कहाँ चले जाते हैं? मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये योजनाएं संचालित की गई हैं कि उनको एम्बुलेंस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो मरीज़ हैं, जो वहाँ एडमिट हैं, या कोई घटनाएं हो जाती हैं, उनके उपचार के लिए ये एम्बुलेंस की योजनाएं संचालित हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और आप एम्बुलेंस खड़ी भी रहती हैं, पर वो एम्बुलेंस जाती नहीं, अधिकतर प्राइवेट एम्बुलेंस जाती हैं। तो प्राइवेट एम्बुलेंस जो जाती हैं, वो अपने अनुसार रेट सूची लेती हैं, वो अपना पैसा लेती हैं। भाई वो टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी चल रही हैं, तो जब प्राइवेट टैक्सी से अधिकतर वाहन जा रहे हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं, आए दिन मीडिया में प्रकाशन होता है, तो कैसी व्यवस्थाएं होती हैं? अब वो कैसे लोग हैं कि प्राइवेटों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा, प्राइवेट व्यक्ति कैसे चला रहे? आपने अधिकतर देखा होगा कि प्राइवेट एम्बुलेंस में, गवर्नमेंट एम्बुलेंस में नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंसों में गांजा, कोरेक्स या अन्य चीज़ें पकड़ी गई हैं, जब्ती हुई हैं। पुलिस के एफआईआर में ही रिकॉर्ड में दर्ज हैं। एम्बुलेंस के नाम पर प्राइवेट एम्बुलेंस, लोग नाके पर टोल नहीं लगता, कोई इंक्वायरियाँ नहीं होती, कोई जांच नहीं होती,
कैसे व्यक्ति संचालित कर रहे हैं, कौन है वो लड़के कौन है, जिनका आधार कार्ड है कि नहीं है, वो वयस्क हैं कि नहीं है, किसी नशा में किसी अपराध में संलिप्त हैं कि नहीं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अधीनस्थ एम्बुलेंस से चल रही संजय गांधी में कौन व्यक्ति किस पेशेंट को ले जा रहा है, किस गति में ले जा रहा है, किस वाहन में ले जा रहा है, वो वाहन का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, ये सब देखने की आवश्यकता है। इसलिए कि रीवा संभाग और समूचे विंध्य का ही बड़ा हॉस्पिटल है संजय गांधी। रीवा में वर्तमान में हमारे श्री राजेंद्र शुक्ल जी कैबिनेट मिनिस्टर डिप्टी सीएम रीवा में है, उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर संजय गांधी हॉस्पिटल संचालित है। तमाम ऐसे लोग अंतिम छोर के व्यक्ति वहाँ, जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास अभाव है, वो वहाँ शरण लिए हुए हैं, वहाँ स्वास्थ्य उपचार कराने के लिए आते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं में जब वो संजय गांधी में आते हैं और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी वो लेते हैं, तो ऐसी जो सरकार की योजना है, आने और जाने की एम्बुलेंस योजना है जो सरकार ने चलाई है, उस योजना का लाभ उन व्यक्ति को मिलना चाहिए। आखिर क्यों नहीं मिल रहा? उसके पीछे एक ही कारण है कि जो प्राइवेट टैक्सियां हैं वो भारी पड़ रही हैं गवर्नमेंट टैक्सियों पर, इसलिए कि प्राइवेट टैक्सी इतनी हावी हो गई हैं कि गवर्नमेंट टैक्सी मिल ही नहीं पा रही लोगों को। ये जो प्राइवेट की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट के लिए कोई कार्यालय नहीं होना चाहिए, उनका एक रजिस्ट्रेशन यदि वो कर रहे हैं वहाँ पर, जब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के कई भाग हैं, जननी सुरक्षा योजना की अलग वाहन है, वहाँ पर जो एम्बुलेंस है जो 100 वाहन को ले जाएगी, पहुँचाएगी, वो उसका अलग चार्जेस है। पेशेंटों को उपचार के लिए यदि बीमारियाँ हो गई हैं, वो वहाँ संजय गांधी पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, असाध्य हैं या शारीरिक सक्षम नहीं है, तो उनको भी एम्बुलेंस लेके आती है और उनको भी जब उपचार उनका स्वस्थ हो जाता है तो उनको भी पहुँचाती है। ऐसी भी निःशुल्क योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क योजनाएं संचालित हैं। तो वही प्राइवेट संस्थाएं कैसे वहाँ पर कर रही हैं, और कितने पेशेंट डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर वहाँ जाते हैं, कितने पेशेंट के लिए पंजीयन होता है, वो वहाँ संजय गांधी में आते हैं। बहुत सारे आप देखे होंगे रीवा के अन्य जिलों से भी आते हैं, जैसे मान लीजिए रामपुर बगलान है, सतना मुख्यालय है, या अन्य बड़े हॉस्पिटलों से लोग आते हैं। तो उनके लिए सरकार की योजना पर यहाँ से जाने के लिए जब यहाँ पंजीयन होता है तो हमारे यहाँ वाहन खड़े होते हैं, तो उनके लिए सरकार ने निःशुल्क योजना संचालित की। तो प्राइवेट का कार्यालय बनाना क्या है, प्राइवेट के लोग पंजीयन करा सकते हैं, प्राइवेट के लोग सूची दे सकते हैं, परंतु प्राइवेट के लोग का वहाँ कार्यालय, उनकी रेट सूची क्यों है? क्या मानते हैं? जब प्राइवेट, हमारे पास गवर्नमेंट सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट के वाहन है, तो प्राइवेट की क्या आवश्यकता है? और प्राइवेट है तो बाहर जाएं, और प्राइवेट के लिए आदेश हो जाना चाहिए कि प्राइवेट यदि संचालित कर रहे हैं तो उसकी जवाबदारी उनकी होगी जो प्राइवेट ले रहे हैं। जो हमारे पास स्वयं के गवर्नमेंट हैं, ये नोटिफिकेशन संस्था को जारी करना चाहिए कि हमारे पास इतने गवर्नमेंट वाहन है, इतने चालू वाहन है, मतलब स्वस्थ वाहन है, चालू वाहन, चालू का मतलब है जो अच्छे संचालित हैं, किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर है, उनके पास संसाधन उपलब्ध है उस गाड़ियों में। तो इसकी मॉनिटरिंग करना है, वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वहाँ के जो डीन है, ये संपूर्ण लापरवाही संस्था के डीन की है। डीन की लापरवाही इसलिए कि संजय गांधी महकमे में डीन आज दिनांक तक निरीक्षण नहीं करते। बैठक के अलावा डीन कोई, आप देख लीजिए स्वास्थ्य महकमों में आए दिन विवाद हो रहे हैं, आए दिन अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, डीन का निरीक्षण कभी देखते होंगे तो बताइए। क्या मानते हैं ये पूरी जो प्रक्रिया तैयार की गई है, पूरी रणनीति बनाई गई और पूरा कार्यालय भी खोल दिया गया, ये सिर्फ प्राइवेट संचालकों को नहीं, कार्यालय तो उनके लिए नहीं होना चाहिए। प्राइवेट के लिए कोई कार्यालय नहीं है, उनको लाभ कैसे दिया रहा है ये बड़ा जांच का विषय है, और किस नियम, किस प्रक्रिया, रेगुलेशन के अंतर्गत वो दे रहे हैं वो अलग विषय है। उस रेगुलेशन को हम तो अभी देखे नहीं है, परंतु निश्चित तौर से यदि ऐसा किया जा रहा तो निश्चित तौर से नियम विरुद्ध है। अब उन्होंने अपनी हेल्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी जो काउंसिल है, उस कमेटी में उन्होंने क्या प्रस्ताव पास किया है, कौन कौन से मेंबर हैं, क्या बैठक कर रहे हैं, क्या उसमें आपत्तियां आई हैं, ये अपने जानकारी नहीं है। पर बहरहाल जहां तक मुझे जानकारी है कि शासकीय मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार की योजनाएं हैं, वो निःशुल्क योजनाएं संचालित हैं, जो आने जाने की सरकार उसकी यहाँ से जो भी अधिकारी हैं, वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, जो समन्वयक अधिकारी हैं, साथ में सुपरिटेंडेंट जी हैं, डीन हैं, वो अलाउ करते हैं, डॉक्टर जो अलाउ करते हैं, जो वाहन अलाउ करने के अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, वहाँ वो अलाउ करते हैं, तो वाहन पेशेंटों को ले जाते हैं, पहुँचाते हैं। समितियाँ बनी हुई हैं, तो वो समितियाँ काम कर रही हैं। क्या उसमें ये अभी हमने 1 महीने पहले के आसपास इसे प्रारंभ किया है,
और अभी ये ट्रायल की अवस्था में है। अभी इसमें हम सुधार करने की गुंजाइश में हैं। हमने जब ये चालू प्रारंभ किया था, उद्देश्य ये था कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस के यहाँ जो वाहन संचालक थे, उनके ड्राइवर या उनके आदमी अस्पताल परिसर में यदाकदा घूमते रहते थे। बहुत सारे अपराधों में उनका नाम आता था, ऐसे छुटपुट अपराधों में, और आपस में उनका लड़ाई झगड़ा होता था मरीज़ों को ले जाने के लिए। तो इस पर हमने ये विचार करके कार्यकारिणी समिति जो महाविद्यालय की होती है उस पर ये प्रस्ताव रखा था और वहाँ से स्वीकृति मिली हमें। और उस स्वीकृति के बाद फिर हमने एक समिति बनाई जिसमें आरटीओ, जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस और महाविद्यालय और चिकित्सालय प्रशासन, ये सभी लोग शामिल हैं। और उस समिति ने विचार करके कुछ नियम, कायदे, कानून, और वो भी प्राइवेट बूथ संचालक, जो प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक हैं, उनसे बात करके एक सामान्य सहमति पर पहुंचकर इस बूथ को चालू किया ताकि कोई व्यक्ति भटके ना, सभी का नंबर से वाहन चले और सभी को मौका मिले, जितने भी वाहन संचालक इस तरह के प्राइवेट होते हैं उनको। उद्देश्य ये है। एक प्रॉपर रेट लिस्ट लगाई गई है उसमें वहाँ पर। यह रेट लिस्ट यह जो है वह किलोमीटर के आधार पर और सभी पहलुओं पर विचार करके बनाई गई है ताकि जो प्राइवेट बूथ संचालक हैं, जो प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक हैं, उनका जो बिज़नेस है, व्यापार, उस पर भी उन पर प्रभाव विपरीत न पड़े। वो परिवार चलाते हैं अपना, और लोगों को एक वाजिब रेट पर वह एम्बुलेंस मिले। क्योंकि ज़्यादातर शिकायतें हमें प्राप्त होती है कि रात में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर 2 या 4 हज़ार रुपये लगने चाहिए, वहाँ 10-10 हज़ार रुपये मांग के जाए जाते थे। क्योंकि रात के समय में 1 बजे 2 बजे लोग जल्दी में होते थे घर जाने की, और उनसे इस तरह की मनमानी वसूली की शिकायतें हमें प्राप्त होती थी। क्या ऐसा नियम है कि शासकीय बिल्डिंग है, अस्पताल परिसर है, तो इस तरह के प्राइवेट संचालकों के लिए एक बूथ बनाया गया, क्या ऐसा नियम में है? और ये आदेश मतलब कैसे? आपको मैंने अभी पूर्व में कहा अपनी बातचीत में कि कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति ने जब हमको यह अनुमति दी, तब यह समिति गठित हुई और उसके पश्चात ही यह निर्णय हुआ। मैं आपको चैनल के बताते हुए बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हम लोगों ने परीक्षण के तौर पर विगत लगभग 1 डेढ़ महीने से इसका परीक्षण के तौर पर संचालन चालू किया है। सबसे पहले माननीय हमारे जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके दिमाग में ये आया था और उन्होंने इस संबंध में दिशा निर्देश हम लोग को दिए थे। और फिर डीन साहब के साथ हम लोग बैठक में, डीन साहब और हमारे उपाधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी और हम लोग सब लोग बैठ के और एक ऐसी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने नियम बनाए और ये व्यवस्था चालू है और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसकी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग आ रही है, फीडबैक बहुत अच्छा है। और इसमें एक पूरा जिस प्रकार से प्रीपेड बूथ में आप जाइए बाहर तो प्रीपेड टैक्सी जैसे मिलती है आपको कि आपका पैसा प्रीपेड टैक्सी में जमा होता है, तो वहाँ से जिसका नंबर होता है वो प्रीपेड टैक्सी में आप यात्रा करते हैं और फिर जब वो प्रीपेड टैक्सी हमसे टोकन लेके वापस जाता है तो उसको उसका पैसा मिल जाता है। और साथ में एक ये भी रहता है कि इसका एक उसमें ये भी है एक कॉलम कि इनका सर्विस कैसी रही, हम संतुष्ट हैं कि नहीं है, तो वो भी हम है, इसमें कॉलम है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा इसका फीडबैक आ रहा है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का और डीन साहब का कि जो उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इस तरह की योजना से कितना ज़्यादा सुधार हो सकता है? इस तरह की योजना से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक जगह एक बूथ में कहीं भटकना नहीं है, कहीं ढूंढना नहीं है, एक बूथ में पेशेंट को पता चल जाता है कि वहाँ वो बूथ है, वहाँ जाओ, वहाँ एम्बुलेंस मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जेन्युइन रेट फिक्स किए हैं। कोई पहले 25,000 मांग रहा, कोई 20,000 मांग रहा, और ऐसे ही उस समय जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी को भड़बड़ी में जाना पड़ता है बड़े शहरों में, नागपुर, जबलपुर, बनारस या दिल्ली, तो वो बड़ा उसमें रहता है, उसको दिखता नहीं कितना पैसा हमसे लिया जा रहा है, क्या वो ये सब नहीं सोच पाता है, उसको तो अपने मरीज की जान की पड़ी रहती है। तो वो रेट फिक्स है, जेन्युइन रेट। बड़े हम लोगों ने बैठक के बाद कई 2-3 बैठकें हुई, उसमें आरटीओ साहब भी आए थे, हमारे थाना प्रभारी थे, उसके बाद और हमारी एसडीएम मैडम भी आई थी और सीएसपी मैडम भी थी।
इस सब के बाद ये रेट फिक्स हुए हैं और इसके निश्चित रूप से ये जेन्युइन रेट्स हैं, जिसमें हमारा मरीज को कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमको लूटा जा रहा है या ज़्यादा पैसा हमसे लिया जा रहा है। और एथेंटिसिटी ये है कि वो जो ले जाएगा वो कोई भी किसी प्रकार की बदतमीजी या किसी प्रकार का मिसबिहेव पेशेंट के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पूरी मॉनिटरिंग है, फीडिंग है। वो पैसा ही उसको अपना टोकन नहीं देगा, फीडिंग करेगा, उसको पैसा भी नहीं मिलेगा लौट के, क्योंकि जब वो टोकन देगा तब तो उसको पैसा मिलेगा बूथ में। पैसा तो बूथ में जमा हो रहा है हमारे पास। प्रदेश में कोई और हॉस्पिटल नहीं है प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में तो ऐसी व्यवस्था, मेरी समझ से ऐसी व्यवस्था बिल्कुल अभी चालू नहीं। जब जब मध्य प्रदेश शासन के और सरकार के द्वारा जब एम्बुलेंस और सब वाहन उपलब्ध कराए गए, तो क्या जरूरी है कि एक प्राइवेट संचालन? देखिए, ये शव वाहन की व्यवस्था नहीं है, ये है रेफरल पेशेंट जो जाते हैं, इसमें शव वाहन की व्यवस्था भी है। और जैसे मान लीजिए कि अभी शव वाहन दूसरे ज़िले में जाना है या दूसरे प्रदेश में जाना है या कहीं दूर दराज में जाना है, वहाँ पे सरकारी शव वाहन या सरकारी शव वाहन 2 हैं हमारे पास, उनकी भी एक सीमा है। सरकारी शव वाहन गया हुआ है, अभी कोई नहीं है। और रेफर्ड पेशेंट तो नहीं जा सकते ना, जीवित पेशेंट को अगर हमको मूव कराना है तो वो तो हमको प्राइवेट एम्बुलेंस ही मिलेंगी उसमें। तो इस दृष्टि से बनाया गया है। रेट लिस्ट भी लगाया गया प्रॉपर उसमें, जो जिस जगह पे पहले कम पैसे में जाती थी गाड़ी है, उसमें ज़्यादा रेट लगा के नहीं, ऐसी शिकायत तो बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई है हमको। पहले ज़्यादा था, अभी रेट लगभग आधे हुए। कैसा नियम है कि गवर्नमेंट संस्थान में अस्पताल में एक प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों के लिए दफ्तर खोला जाए? नहीं, उनका दफ्तर नहीं है, वो हमारी व्यवस्था है, उनका दफ्तर नहीं है। उनको हम लोग फ़ोन करते हैं, 2 लोग रहते हैं एक बार में, एक गांधी मेमोरियल में और एक संजय गांधी में। और उनको जो बूथ के लड़के भी हमारे द्वारा नियोजित किए गए हैं, और वो उनको फ़ोन करते हैं कि आपका नंबर है, तैयार रहिएगा। और आधे घंटे के अंदर 10-15 मिनट के अंदर वो आ जाते हैं, वो रहते हैं। और 2 पहले से खड़ी रहती हैं, तो जिनका नंबर रहता है उनको दी जाती हैं। और ये तो व्यवस्था की बात है, इसमें कोई ऐसा नियम का ऐसा कोई व्यवस्था का नियम का प्रश्न नहीं। शासकीय कार्यालय में इस तरह की बूथ खोला जाए? नहीं, वो तो एक व्यवस्था है। कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ से चल रही हैं। आयुष्मान की व्यवस्था हम करवाते हैं। हम यहाँ पर हमारे पास पुलिस चौकी है, हमारे पास यहाँ पे बैंक्स के वो ATMs खुले हुए हैं। तो ये व्यवस्था का प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न मेरे समझ से परे है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट संचालकों के लिए उनका मुनाफा के लिए इस तरह है कि? नहीं, ऐसा तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। बाकी आप लोग इसका पूरा रिसर्च करिए और शोध करिए, और अगर बताएंगे और उसमें बराबर सुधार हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना पहले कि परीक्षण के तौर पे ये हमने इसको प्रारंभ किया है, और इसके नोडल डाटा यतीश त्रिपाठी जी हैं, और बराबर सतत मॉनिटरिंग डीन और हम लोग कर रहे हैं। और अगर इसमें सुधार भी होते रहते हैं बीच बीच में चेंजेस, इसके नंबरिंग में चेंजेस होते हैं कि एक ऊपर से लगेगा, पीछे से लगेगा, एक कोई बाहर वाला जा रहा है। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे नंबर आते हैं तो हो सकता है कि एक जो चालक हो, प्राइवेट एम्बुलेंस चालक, उसको हो सकता है कि महीने में जब हिसाब हुआ तो पता चला कि वो तो घाटे में ही जा रहा है, वो कम के पाया, बड़े के नहीं पाया वो, और एक कोई बड़े के पाता जा रहा है। सर, अगर इसमें जैसे रेट्स में निर्धारित किए गए हैं, हाँ? उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया नहीं, कोई नहीं लिया। करेंगे? नहीं, उसमें कार्रवाई करेंगे, उसको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, उसकी एम्बुलेंस का नंबर ही नहीं आएगा। और 1-2 कार्रवाई अभी हुई है, जुर्माना भी लगा सकते हैं हम।